तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बहुत बढ़िया होंगे। लास्ट लेक्चर के अंदर नीट की प्रिपरेशन के लिए हमने एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन किए थे और आज के लेक्चर के अंदर हम नीट के अंदर आए हुए 15 से 20 सालों के क्वेश्चन करेंगे। अगर आप नीट के अलावा अदर किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जाओ और कमेंट करो और बताओ मुझे कि कौन से एग्जाम के क्वेश्चंस पेपर आपको सॉल्व करवाने हैं। नीट, केवीपी, आईआईटी, एम्स, इन सब एग्जाम के हम क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे, लेकिन आपके कमेंट के बाद। इतने दिन मैं सिर्फ और सिर्फ नीट के क्वेश्चन और एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाता रहूंगा। आपकी रिक्वायरमेंट होगी तो आईआईटी के क्वेश्चन भी हम सॉल्व करेंगे। आईआईटी के लगभग 30 से 35 सालों के क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना लेक्चर और स्टार्ट करते हैं 2005 का जो पहला क्वेश्चन है। वो 2005 प्रीलिम्स का एक क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट रिप्रेजेंट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ गिवन एटॉमिक स्पीसीज। तो यहाँ पर विथ नेगेटिव साइन भी लिख रखा है। यहाँ पर अपने पास कुछ एलिमेंट्स दे रखे हैं और उन एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बारे में आपको बताना है, इनका करेक्ट ऑर्डर बताना है। तो मैं आपको बता दूं, ऑक्सीजन, सल्फर, फ्लोरीन और क्लोरीन, इनके इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का जो ऑर्डर होता है वो कुछ इस प्रकार का होता है। आपको मैं बता दूं, यहाँ पर फ्लोरीन और क्लोरीन में से क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी फ्लोरीन से ज्यादा होती है और ऑक्सीजन और सल्फर में से सल्फर की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑक्सीजन से ज्यादा होती है। ऐसा क्यों होता है मैं आपको थोड़ा समझा देता हूं। ऐसा इसलिए होता है कि ऑक्सीजन और फ्लोरीन की साइज थोड़ी सी छोटी होती है। छोटी होने की वजह से इनके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा बढ़ जाती है और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ने की वजह से आने वाले इलेक्ट्रॉन का जो रिपल्सन है वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से इनकी जो एनर्जी होती है वो कुछ पॉजिटिव वे में चली जाती है। समझ में आ रही मेरी बात? यानी कि आने वाले इलेक्ट्रॉन में अगर रिपल्सन बढ़ेगा तो निकलने वाली जो नेट एनर्जी है वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का ऑर्डर कुछ इस प्रकार से हमारे पास निकल के आता है। इस ऑर्डर को बिल्कुल ध्यान रखना है। नेक्स्ट अपने पास इसमें ये जो ऑर्डर है वो कहाँ पर आपको फॉलो हो तो दिख रहा है? मुझे सेकंड ऑप्शन में कुछ ऐसा लग रहा है कि ऑक्सीजन, सल्फर और फ्लोरीन और क्लोरीन, ऐसा कुछ ऑर्डर मुझे वहां पे दिखाई दे रहा है। फिर आते हैं अपने पास 2007। यहाँ पे 2006 का जो क्वेश्चन है वो शायद मिस प्रिंट हो गया होगा या फिर लिखा नहीं है। हम 2007 के क्वेश्चन की बात करते हैं। आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर ऑफ साइज। आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर ऑफ साइज, आपको साइज का ऑर्डर बताना है। और ये सारे के सारे आपको देख के पता चल रहा है कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसी है और आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसी के लिए जो साइज का जो ऑर्डर होता है आर, ये होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल जेड के लिए। जिसके लिए जेड की वैल्यू कम होगी उसकी रेडियस उतनी ही क्या होगी? ज्यादा होगी। तो यहाँ पर अपने पास सल्फर है, क्लोरीन है, आर्गन है, पोटेशियम और कैल्शियम है। तो यहाँ पे तुम देख के बता सकते हो कैल्शियम के लिए जो जेड है उसकी वैल्यू सबसे कम है। जेड की वैल्यू सॉरी सबसे ज्यादा है। कैल्शियम के लिए जेड की वैल्यू सबसे ज्यादा है। एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा है, 20 है ना एटॉमिक नंबर कैल्शियम का, तो इसकी एटॉमिक रेडियस सबसे कम होगी। और यहाँ पर सल्फर का एटॉमिक नंबर सबसे कम है तो इसकी एटॉमिक रेडियस सबसे ज्यादा होगी। मेरा समझाने का मतलब ये है कि अगर आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है जेड के लिए, तो अपने पास जिसके लिए जेड की वैल्यू कम होगी उसके लिए आर की वैल्यू क्या होती है? ज्यादा होती है। और जिसके लिए जेड की वैल्यू ज्यादा है उसके लिए आर की वैल्यू कम होगी। तो ऑब्वियसली यहाँ पे कैल्शियम की जो रेडियस है वो सबसे कम होनी चाहिए और सल्फर की रेडियस सबसे ज्यादा होनी चाहिए। तो ऐसा कहाँ पर होता आपको दिखाई दे रहा है? दो ऑप्शन में आपको ऐसा दिखाई दे रहा है, एक तो फर्स्ट ऑप्शन, एक थर्ड ऑप्शन। इसके बाद अगर आपको थर्ड ऑप्शन और फर्स्ट ऑप्शन देख लिया तो यहाँ पर फिर पोटेशियम और आर्गन के अंदर एक और झोल आ जाता है। यहाँ पर हमें पता है आर्गन का जो एटॉमिक नंबर है वो पोटेशियम से कम है तो इसकी एटॉमिक साइज ज्यादा होनी चाहिए। तो इसमें ऑप्शन थर्ड आएगा। तो थर्ड वाला ऑप्शन, आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल जेड से अगर तुम करोगे तो इसमें ऑप्शन कौन सा आएगा? थर्ड वाला आएगा। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट अपने क्वेश्चन की, जो
2009 के अंदर 2008 के क्वेश्चन और नहीं लिख रहे हैं यहाँ पे, तो हम 2008 की क्वेश्चन भी देखेंगे, लेकिन पहले देखते हैं 2009 के प्रीलिम्स के क्वेश्चन। अमॉन्ग द elements with following electronic configuration, which one of them may have highest ionization energy? इनमें से कौन सा ऐसा है जिसकी हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी है? तो आप देख के बता सकते हो कि इनमें हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक तो फोर्थ वाले ऑप्शन के अंदर आ रही है। हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक तो फोर्थ वाले ऑप्शन में, एक सेकंड वाले ऑप्शन में, लेकिन फोर्थ वाला जो ऑप्शन है वो थर्ड पीरियड से और सेकंड वाला ऑप्शन है वो फोर्थ पीरियड से है। आप समझ पा रहे होंगे मेरी बात। ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ये हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होने की वजह से इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी सबसे ज़्यादा होगी, सबसे ज़्यादा इसी होगी, क्योंकि हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और थर्ड पीरियड से है। फिर हम बात करते हैं अपना 2010 वाला क्वेश्चन। 2010 वाला क्वेश्चन क्या है? अमॉन्ग द एलिमेंट्स कैल्शियम, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस, क्लोरीन, द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक रेडियाई। एटॉमिक रेडियाई का ऑर्डर आपको देखना है। यहाँ पर देखो, जनरल वे में अगर हम बात करें तो कैल्शियम जो है फर्स्ट पीरियड से और क्लोरीन है 17 ग्रुप से, सॉरी, कैल्शियम है फर्स्ट ग्रुप से और क्लोरीन है 17 ग्रुप से। तो 17 ग्रुप से होने की वजह से इसकी साइज क्या होगी? सबसे छोटी होगी, और कैल्शियम की साइज सबसे बड़ी होगी, क्योंकि हम एटॉमिक रेडियाई की बात कर रहे हैं, ना कि आयनिक रेडियाई। तो यहाँ पर देख लो तुम, क्लोरीन की साइज सबसे छोटी कहाँ पे आ रही है? क्लोरीन की साइज सबसे छोटी इसमें आ रही है और कैल्शियम की साइज सबसे बड़ी आ रही है। तो अपने ऑप्शन क्या होगा? सेकंड वाला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। सेकंड वाला ऑप्शन देख सकते हो तुम। जनरल वे में अगर हम बात करें तो लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज में क्या आती है? कमी आती है। अप टू डाउन जाते हैं साइज में इंक्रीजमेंट होता है। यहाँ पर वो हमें दिखाई दे रहा है। 2010 के अंदर एक और क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है। कौन सा क्वेश्चन है? द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग एटॉमिक रेडियाई अमॉन्ग द फॉलोइंग इज इलेक्ट्रॉनिक आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज दे रखी है। इनके अंदर एटॉमिक रेडियाई का ऑर्डर देखना है। तो बहुत इजी क्वेश्चन, शायद ये पीछे आ चुका होगा। तो इनका इजी सा ऑर्डर है। सबसे वही आपको क्या करना है, आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है जेड के, और जिसके लिए जेड की वैल्यू ज़्यादा होगी उसके लिए आर की वैल्यू कम होगी। तो यहाँ पर सल्फर की अगर बात करें, सल्फर की वैल्यू सबसे, सल्फर के लिए जेड की वैल्यू सबसे कम है। सल्फर के लिए जेड की वैल्यू सबसे कम है, तो इसकी एटॉमिक साइज सबसे ज़्यादा होनी चाहिए। एटॉमिक साइज सबसे ज़्यादा कहाँ पे? थर्ड वाले ऑप्शन में आ रही है, तो ऑब्वियसली थर्ड वाला ऑप्शन ही होगा इसका। आपको ज़्यादा कुछ देखने की ज़रूरत है ही नहीं, इसमें पड़ी भी नहीं, क्योंकि कैल्शियम की एटॉमिक रेडियस सबसे कम आ रही है। बिल्कुल सही है, क्योंकि इसके लिए जेड की वैल्यू सबसे ज़्यादा है। यहाँ पर और किसी के अंदर ऐसा कॉम्बिनेशन हमें देखने को नहीं मिल रहा, तो इसमें थर्ड वाला ऑप्शन ही होगा। ठीक है, चलो अगला हम देखते हैं। Which of the following represent the correct order of increasing electron gain enthalpy with negative sign for element oxygen sulfur? ये शायद क्वेश्चन रिपीट हो गया। 2005 में भी ऐसा क्वेश्चन है, 2010 में भी ऐसा क्वेश्चन है। तो ऑब्वियसली आपको इस क्वेश्चन को देखते ही पता चल गया होगा, अभी थोड़ी देर पहले हमने इसको किया है। तो ये इसका सेकंड ऑप्शन इसका राइट होगा। फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या अपना? What is the value of electron gain enthalpy of sodium if IE1 of Na is sodium is 5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट? एक चीज बिल्कुल ध्यान रखना भाई साहब, जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है, जो भी आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है, उस आयनाइजेशन एंथैल्पी की अगर बात करें तो जितनी वैल्यू आयनाइजेशन एंथैल्पी की होगी, आयनाइजेशन एंथैल्पी फर्स्ट की जितनी वैल्यू होगी, उतनी ही वैल्यू क्या होगी? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की होगी, लेकिन अपोजिट साइन के साथ। यहाँ पर अगर आयनाइजेशन एंथैल्पी -5.1 सॉरी +5.1 आ रही है, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी यहाँ पे -5.1 आएगी। ऑब्वियसली क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलो कर चलते अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर 2012 वाला जो क्वेश्चन है उसके हम बात करेंगे। आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट इन द फॉलोइंग। इनमें से रॉन्ग स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना है। पहला देखो, एटॉमिक रेडियस ऑफ द एलिमेंट इंक्रीज एज वन मूव डाउन इन फर्स्ट ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल। फर्स्ट ग्रुप में जब ऊपर से नीचे जाओगे तो एटॉमिक रेडियस क्या हो जाएगी? इंक्रीज होती जाएगी। बिल्कुल सही ऑप्शन है, कोई इसमें गलत वाली बात है ही नहीं। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं।
एटॉमिक रेडियस ऑफ फॉलोइंग atomic radius of element decrease as one move across left to right in second period में जब तुम लेफ्ट टू राइट जाते हो तो एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होती जाती है। एक्सेप्शन है अपने पास 18 ग्रुप, लेकिन नॉर्मली क्या होती है, डिक्रीज होती जाती है। थर्ड वाले क्वेश्चन पे आ जाओ। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज स्मॉलर द पॉजिटिव चार्ज ऑन द कैटायन स्मॉलर इन आयनिक रेडियस। बिल्कुल गलत बात। जितना छोटा एटॉम पॉजिटिव चार्ज होगा कैटायन का उतनी उसकी साइज उतनी छोटी होगी, ये गलत है। जितना छोटा कैटायन होगा उसकी साइज उतनी ही क्या होगी, ज्यादा होगी, अगर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसी होती है। अभी हमने शायद कहीं पे कुछ झोल कर दिया है, मुझे लग रहा है कहीं पे नहीं किया ना, कहीं पे झोल नहीं किया, ठीक है। चलो आ जाओ, कंटिन्यू चल रहे हैं अपन। बिल्कुल। अब हम 2012 के बाद हम चलते हैं 2013। 13 के क्वेश्चन यहाँ पे नहीं लिखे हुए, हम कर लेंगे, लेकिन 13 वाले क्वेश्चन भी कर लेंगे। 14 वाले क्वेश्चन को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर ऑफ आयनिक रेडियाई इज करेक्टली रिप्रेजेंटेड। यहाँ पे कौन सा करेक्ट ऑर्डर है जो रिप्रेजेंट किया जा रहा है, तो आप देख के बता सकते हो। आपके पास टाइम है बिल्कुल 10 सेकंड का, क्योंकि 10 सेकंड से ज़्यादा इस क्वेश्चन में लगने ही नहीं चाहिए। तो देखने से पता चल रहा है कि ये फर्स्ट तो गलत है, क्योंकि कभी कैटायन की साइज अपने न्यूट्रल एटम से ज़्यादा नहीं होती। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में ये ऑर्डर भी गलत, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज का ये ऑर्डर भी गलत। ये एकमात्र सही ऑर्डर दे रखा है इसके अंदर कि आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है जेड आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के लिए। फिर आ जाते हैं अपने पास टू मतलब 15 वाले 2015 वाले क्वेश्चन के अंदर। 2015 वाला क्वेश्चन क्या दे रखा है, द स्पीसीज आर्गन पोटेशियम आयन और कैल्शियम आयन कंटेन द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बने हुए हैं, तो आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यहाँ पर जेड के भाई साहब कितनी बार बताएंगे, तो इस हिसाब से आर्गन की साइज सबसे बड़ी होनी चाहिए, फिर पोटेशियम प्लस, फिर यहाँ पे आना चाहिए कैल्शियम। ये ऑप्शन आपको कहाँ पे देखने को मिल रहा है, ये ऑप्शन आपको फोर्थ वाले क्वेश्चन में देखने को मिल रहा है। इस हिसाब से फोर्थ वाला इसमें सही होगा। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 2016 वाले क्वेश्चन पे आ जाओ। 2016 वाला क्वेश्चन क्या कहता है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन द ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट डज नॉट एग्री विद द वेरिएशन ऑफ प्रॉपर्टी इंडिकेट अगेंस्ट इट। मतलब यहाँ पे कुछ ऑर्डर लिखा हुआ है और उस ऑर्डर के सामने वो प्रॉपर्टी लिखी हुई है, और प्रॉपर्टी देख के बताना है कि कौन सा इनमें से सही मैच नहीं हो रहा है। ठीक है, फर्स्ट देखते हैं। फर्स्ट ये ऑर्डर दे रखा है अपने को। फर्स्ट ग्रुप के जो एलिमेंट्स है वो लिख रखे हैं, लिथियम सोडियम पोटेशियम और रुबिडियम का एक इंक्रीजिंग मेटेलिक रेडियस का ऑर्डर लिख रखा है। बिल्कुल सही है भाई साहब ये, क्योंकि ग्रुप में ऊपर से नीचे जाएंगे तो साइज लगातार इंक्रीज होती जाएगी फर्स्ट ग्रुप के अंदर। ठीक है ना। चलो अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। आयनिक रेडियस का जो साइज है वो यहाँ पे लिख रखा है, ऑर्डर लिख रखा है। यहाँ पर भी सही ऑर्डर लिख रखा है कि यहाँ पर जैसे जैसे एटम आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के अंदर जैसे जैसे हम क्या करेंगे, जैसे जैसे एटॉमिक नंबर डिक्रीज होता जाएगा वैसे वैसे साइज इंक्रीज होती जा रही है। बिल्कुल सही है। चलो अपने चलते हैं थर्ड वाले ऑप्शन पर। थर्ड वाला ऑप्शन क्या है, बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन और ऑक्सीजन इंक्रीज द फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। यहाँ पर देखो, बोरॉन से हम कार्बन की तरफ जाएंगे तो आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होगी, कार्बन से नाइट्रोजन की तरफ जाएंगे, सॉरी आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज होगी। कार्बन से नाइट्रोजन की तरफ जाएंगे तो भी आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज होगी, लेकिन नाइट्रोजन से ऑक्सीजन की तरफ जाएंगे, ऑक्सीजन पर जाएंगे तो आयनाइजेशन एंथैल्पी में थोड़ी सी कमी आएगी। क्यों आएगी, क्योंकि भाई साहब नाइट्रोजन के पास होता है P3 स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और ऑक्सीजन के पास होता है P4 मतलब P4 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। P3 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हम हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होने की वजह से ये ज़्यादा स्टेबल होता है, और ज़्यादा स्टेबल होने की वजह से इसमें से जब एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो हमें पता है जहाँ से जो चीज़ ज़्यादा स्टेबल है वहाँ से अगर तुम उसकी स्टेबिलिटी को तोड़ रहे हो तो आपको एनर्जी देनी पड़ती है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको यहाँ पर ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो यहाँ पर क्या है ये कि यहाँ पर P3
जो नाइट्रोजन है उस p3 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होने की वजह से इसका जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो नाइट्रोजन की आयनाइजेशन ऑक्सीजन से क्या होती है, ज़्यादा होती है, ऑक्सीजन से थोड़ी सी ज़्यादा होती है। फिर आ जाओ फोर्थ वाले ऑप्शन पर। फोर्थ वाले ऑप्शन में आई बाहर कल, फिर इंक्रीजिंग इलेक्ट्रॉनिक गेन एंथैल्पी। इनका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का इंक्रीजिंग ऑर्डर लिख रखा है, लेकिन 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 ये दो तो सही ऑर्डर है, लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी गड़बड़ कर दी। क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फ्लोरीन की तुलना में क्या होता है, ज़्यादा होता है। क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फ्लोरीन की तुलना में, सॉरी, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, मैं भी क्या क्या बोलता रहता हूँ, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी फ्लोरीन की तुलना में क्या होती है, ज़्यादा होती है। क्या होती है, वही मैंने साइज वाला यहाँ पे बताया था। क्लोरीन की साइज बड़ी होती है, फ्लोरीन की साइज छोटी होती है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे फ्लोरीन में ज़्यादा होती है, आने वाले इलेक्ट्रॉन का रिपल्सन ज़्यादा होता है। ऐसा कुछ मैंने अभी आपको यहाँ पर बताया है। अब चलते 2017 के क्वेश्चन के अंदर। 2017 का जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर लिख रखा है, द एलिमेंट Z इज इक्वल टू 114 हैज बीन डिस्कवर्ड रिसेंटली, इट विल बी बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग फैमिली एंड ग्रुप एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें बताना है। तो यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए एक छोटा सा ट्रिक होता है। आपको क्या करना है, जो 18 ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं उन 18 ग्रुप के एलिमेंट्स का आपको एटॉमिक नंबर थोड़ा सा ध्यान में रखना है। 18 ग्रुप में कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं, वैसे हीलियम आता है, ठीक है, फिर आता है नियोन, फिर आता है यहाँ पर आर्गन, फिर आता है यहाँ पर क्रिप्टॉन, फिर आता है यहाँ पर जीनोन, फिर आता है यहाँ पर रेडॉन, ठीक है, फिर आता है 118 वाला एलिमेंट्स, ठीक है। तो सेवंथ वाले पीरियड में आता है 118 वाला एलिमेंट्स। और बाकी हम एटॉमिक नंबर देख लेते हैं। ये आता है 2, ये होता है 10 नंबर का एटॉमिक एटम, ये होता है 18, ये होता है 36, ये होता है 54, ये होता है 86, और ये होता है 118 वाला, ठीक है। अब आपको पता है कि सेवन्थ पीरियड के अंदर जो 18 वाला ग्रुप है, 18 ग्रुप और सेवन्थ पीरियड में कितने नंबर वाला एलिमेंट आ रहा है, 118 वाला एलिमेंट आ रहा है। तो मुझे बताओ 17वें पीरियड की, अगर 17वें ग्रुप की अगर बात करें तो 17वें ग्रुप में सेवन्थ पीरियड में कौन सा एलिमेंट आएगा, 117। फिर 16 की बात करते हैं तो यहाँ पे आएगा 116, यहाँ पे 15 की बात करते तो आएगा 115, ठीक है। और 14 की बात करें तो यहाँ पे आएगा 114 वाला एलिमेंट। तो यह मतलब की बात ये हुई कि अगर आपको 18 ग्रुप वाले एटॉमिक नंबर याद हैं तो आप बेसिकली किसी ग्रुप के अंदर आने वाले जो एटम है उसका एटॉमिक नंबर फाइंड कर सकते हो, ठीक है ना, या एटॉमिक नंबर से किसी ग्रुप को फाइंड कर सकते हो। तो यहाँ पे 118 वाले अगर हम एलिमेंट्स की बात करें तो वो 18वें पीरियड में आता है, ठीक है ना, सॉरी 18वें ग्रुप में आता है। और 14 ग्रुप के अंदर आता है हमारे पास 114 वाला एलिमेंट। तो 14 की अगर बात करें तो ये क्या होता है, कार्बन फैमिली होती है क्या, कार्बन फैमिली। अब देखो कार्बन फैमिली कहाँ पे आ रही है, ऑब्वियसली एक ही ऑप्शन में कार्बन फैमिली आ रही है, तो यहाँ पर अपने पास जो राइट ऑप्शन होगा वो यही होगा, ठीक है। चलो अब चलते हैं अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन में, 2018 के क्वेश्चन के अंदर। 2018 का क्वेश्चन क्या है, देख हम देखते हैं 2018 का क्वेश्चन। और 2018 का क्वेश्चन क्या लिख रखा है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड इज मोस्ट एसिडिक इन नेचर, इनमें से कौन सा ऑक्साइड है जो मोस्ट एसिडिक नेचर का है। तो भाई साहब ऑक्साइड की जो एसिडिक नेचर है, जो भी ऑक्साइड होते हैं उनकी एसिडिक नेचर की अगर बात करें, ऑक्साइड के एसिडिक नेचर की अगर हम बात करें तो वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है मेटेलिक प्रॉपर्टीज के, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज के। तो यहाँ पर अपने पास मेटेलिक प्रॉपर्टीज जितनी ज़्यादा होगी, ऑक्साइडों की एसिडिक नेचर उतनी ही क्या होगी, कम होगी। तो देखने से पता चल रहा है कि ऑक्साइडों की एसिडिक नेचर मेटेलिक प्रॉपर्टीज के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है और नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये दोनों चीज़ें अगर आपको समझ में आ गई है तो हम इस क्वेश्चन को चुटकियों में सॉल्व कर लेंगे। कैसे, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड इज मोस्ट एसिडिक इन नेचर, और चारों के चारों जो ऑक्साइड है वो मेटेलिक नेचर के हैं। और आपको पता है ग्रुप में
अप टू डाउन जाते हैं तो हमारे पास जो मेटेलिक नेचर है वो लगातार, मेटेलिक प्रॉपर्टीज है वो लगातार क्या होती जाती है, इंक्रीज होती जाती है। और सारे के सारे सेकंड ग्रुप के एलिमेंट है। सेकंड ग्रुप के एलिमेंट में कौन कौन से, यहाँ पे बेटा, मांगे, कन्या, सुंदर, बाप। यानी यहाँ पे सुंदर भी नहीं लिख रहा है, सिर्फ बाप लिख रखा है। तो यहाँ पर देखो अपने पास अगर अप टू डाउन जाते हैं तो मेटेलिक प्रॉपर्टीज लगातार इंक्रीज होती जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि बेरिलियम की मेटेलिक प्रॉपर्टीज यहाँ पर क्या सबसे ज्यादा है। बेरिलियम की मेटेलिक प्रॉपर्टीज सबसे ज्यादा है, मतलब इसका जो ऑक्साइड है उसके एसिडिक नेचर सबसे कम है, तो यानी इसकी एसिडिक नेचर तो सबसे कम होगी। और बेरिलियम, बेरिलियम की अगर बात करें तो इसका जो ऑक्साइड है उसकी अगर बात करें तो बेरिलियम की मेटेलिक प्रॉपर्टीज यहाँ पे सबसे कम है। मेटेलिक प्रॉपर्टीज सबसे कम होने की वजह से इसके ऑक्साइड की जो एसिडिक नेचर है वो सबसे ज्यादा होगी। तो मेरे हिसाब से एक क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, मेटेलिक प्रॉपर्टीज और नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज को कैसे फाइंड करना है। चलो आ जाओ, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियाई इन ग्रुप 13 एलिमेंट्स। यहाँ पे क्या लिख रखा है, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियाई इन ग्रुप 13 एलिमेंट्स। ग्रुप 13 के जो एलिमेंट्स है उनके लिए करेक्ट ऑर्डर लिखना है एटॉमिक रेडियाई का। तो बहुत इजी सा है। ग्रुप 13 में हमें जनरली तो ये पता है कि अप टू डाउन जाते हैं तो जो एटॉमिक रेडियाई है वो लगातार क्या हो जाती है, बढ़ती जाती है। लेकिन ग्रुप 13 इसका एक बहुत बड़ा एक्सेप्शन है। इसके ये क्वेश्चन जो है वो आईआईटी 2016 में भी आ चुका है, शायद आईआईटी एडवांस 2016 में आ चुका है ऐसा क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन को हल्के में मत लेना। यहाँ पर अपने पास आता है बोरोन, गैलियम, एल्यूमिनियम और इंडियम और थेलियम। यानी इसके एटॉमिक रेडियाई का ऑर्डर अपने पास कुछ ऐसा आता, आना क्या चाहिए था, इस सेकंड वाला ऑप्शन आना चाहिए था, ठीक है ना। बैंगन, आलू, गाजर, इन थेला, ये वाला ऑप्शन आना चाहिए था, क्योंकि एक ग्रुप के अंदर अप टू डाउन जाते हैं तो ये क्या होता है, साइज लगातार इंक्रीज होती जाती है। लेकिन घपला कहाँ पे हो जाता है, घपला हो जाता है अपने पास एल्यूमिनियम और गैलियम के अंदर। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो गैलियम होता है उससे पहले 10 ट्रांजिशन एलिमेंट आते हैं 3D सीरीज के। 3D सीरीज के 10 ट्रांजिशन एलिमेंट आने की वजह से इसका जो न्यूक्लियस का जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो क्या होता है, बढ़ जाता है। एक साथ इतना इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने की वजह से ये साइज में थोड़ी सी कमी आ जाती है, सिकुड़ जाता है बेचारा थोड़ा सा, क्योंकि आउटर मोस्ट सेल पर इलेक्ट्रॉन का जो अट्रैक्शन फोर्स है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अट्रैक्शन फोर्स और न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स, न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स आउटर मोस्ट सेल में बढ़ने की वजह से साइज में क्या आ जाती है, इसमें थोड़ी सी कमी आ जाती है। कमी आने की वजह से ये फोर्थ वाला ऑप्शन इसमें क्या हो जाता है, सही हो जाता है। गैलियम की साइज थोड़ी सी छोटी हो जाती है। बाकी बाकी तो सब एडेप्टिव हो जाते हैं। इससे पहली बार होता है ना, गैलियम और एल्यूमिनियम में पहली बार 10 इलेक्ट्रॉन एक साथ बढ़ते हैं, जिसकी वजह से ऐसा होता है, ठीक है ना। चलो 2018 तक के हमने क्वेश्चन किए। अब हम जो बचे हुए क्वेश्चन है उनके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। एक क्वेश्चन और हमारा कुछ ऐसा बच गया है, वो क्या है, बिकॉज ऑफ लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन विच ऑफ, ये शायद 2015 का क्वेश्चन है। बिकॉज ऑफ लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ एलिमेंट हैव नियरली सेम एटॉमिक रेडियाई। ये बहुत बार आ चुका है भाई साहब ये क्वेश्चन। इसमें जर्कोनियम और हाफमीनियम क्या होता है, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से इनकी जो एटॉमिक रेडियाई होती है बिल्कुल सिमिलर होती है, एक जैसी होती है। इनको जुड़वा बहनें कहते हैं, इन दोनों एलिमेंट्स को जुड़वा बहन या भाई बोल सकते हो तुम, ठीक है ना। बिल्कुल जुड़वा होते हैं, एक एक जैसे एक दूसरे के हमशक्ल होते हैं। ये इसका ऑप्शन। तो ये 2014 का क्वेश्चन है। 2014 का क्वेश्चन क्या है, एसिडिक ऑफ डाइप्रोटिक एसिड इन एक्वस सॉल्यूशन इंक्रीज इन दिस ऑर्डर। देखो ये 16 ग्रुप के एलिमेंट्स लिख रखे हैं यहाँ पर, और इनका एसिडिक नेचर को हमें बताना है। तो एसिडिक नेचर हमें बताना है, 2014 का क्वेश्चन है ये। तो 2014 का जो एसिडिक नेचर है इसके बारे में हमें बताना है। तो क्या कुछ नहीं है इसके अंदर, अप टू डाउन जाते हैं, आपको पता ही होगा, अप टू डाउन जाते हैं तो साइज इंक्रीज होती जाएगी। साइज इंक्रीज होती जाएगी तो यहाँ पर जो बॉन्ड है वो थोड़ा वीक होता जाएगा और इनकी एसिडिक नेचर क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, क्योंकि H प्लस के निकलने की टेंडेंसी क्या होती जाती है, उसमें बढ़ती जाती है। तो यहाँ पर अप टू डाउन जाते हैं तो साइज क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी, और बॉन्ड निकलने की टेंडेंसी यहाँ पर बढ़ती जाएगी, ठीक है। ये इसका क्वेश्चन हुआ। फिर हम देखते हैं एक और क्वेश्चन है यहाँ पर। यहाँ पे बेरिलियम +2 इज आइसोइलेक्ट्रॉनिक विथ, ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, देख लो।
बेरिलियम +2 इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक विथ, किसके साथ आइसो इलेक्ट्रॉनिक है? ये लिथियम के साथ, लिथियम +1 के साथ, क्योंकि बेरिलियम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं टोटल? 4। 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए क्योंकि +2 चार्ज आ रहा है, तो 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, बचे 2 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर देख लो लिथियम के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक निकाल दिया, बचे कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। कुछ हार्ड वाली बात इसमें है ही नहीं। चलो ठीक है, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को देखें। रीजन ऑफ लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, ये अच्छा क्वेश्चन है भाई साहब। रीजन ऑफ लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन का रीजन क्या है यहाँ पर? लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन का रीजन है यहाँ पर डिक्रीजिंग स्क्रीनिंग इफेक्ट। स्क्रीनिंग इफेक्ट डिक्रीज होता है, क्यों होता है? क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो n-2 के अंदर फिल होता है, n-2 के अंदर फिल होता है, जिसकी वजह से स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है? कम होता है। यहाँ पर ये भी लिख सकते हो नेग्लिजिबल स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ लेंथेनॉइड एलिमेंट्स, ये इसका ज्यादा सही ऑप्शन होगा। नेग्लिजिबल, नेग्लिजिबल स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ एफ ऑर्बिटल्स, ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। ठीक है, तो 16 वाले में आएगा फर्स्ट। ये 2014 के बचे हुए क्वेश्चन है। ठीक है, अब हम और कुछ भी जो 2000 से नहीं किए, 2013 वाले क्वेश्चन हमने नहीं किए थे, उनके बारे में हम 2013 के अंदर मेरे हिसाब से कोई क्वेश्चन नहीं आया था, क्योंकि अभी तक मेरे पास लिखा हुआ नहीं मिला है। और 2008 के अंदर बहुत इजी क्वेश्चन था, आप देखना 2008 का क्वेश्चन क्या है, और उस क्वेश्चन को मैं अगले लेक्चर में सॉल्व करवा दूंगा। अगर आपको कोई और इससे बेटर क्वेश्चन अगर आपको चाहिए, ठीक है, तो हम अगले लेक्चर के अंदर वो अपलोड कर देंगे। आप बस कमेंट बॉक्स में जाइए और इस जो भी आपको चाहिए वो आप मुझे बता देना, बस और क्या चाहिए। और आपको अगर ये लेक्चर अच्छा लगा है तो बस सब्सक्राइब कर दो, थोड़ा सा लाइक कर दो, शेयर कर दो, और हमें क्या चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे। अगर आपका कोई कमेंट वमेंट नहीं आता, 2 दिन तक मैं टाइम देखता हूँ, 2 या 3 दिन तक, उसके बाद अगर आपका कोई इसमें कमेंट वमेंट नहीं आता है तो मैं नेक्स्ट लेक्चर को स्टार्ट करूंगा, जो है अपने पास केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगली क्लास होगी नेक्स्ट वीडियो में।